नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवीश। नेशन एट 9 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन कर्नाटक पर रहेंगे, जहां आने वाले कुछ महीनों बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम कर्नाटक पर भी फतेह पाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान वो करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मांझिया में प्रमुख सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे बेंगलुरु और मैसूर के बीच की यात्रा का समय लगभग 3 घंटे से घटकर 75 मिनट हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी हुबली धारवाड़ में कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आपको बता दें कि इस साल पीएम मोदी का कर्नाटक का ये छठा दौरा है। कर्नाटक में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगली खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। अमित शाह हकीमपेट में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में होने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। वहीं सीआईएसएफ के जवानों को अमित शाह ने सलामी दी। आपको बता दें कि सीआईएसएफ स्थापना दिवस समारोह पहली बार दिल्ली एनसीआर के बाहर हो रहा है। देश भर में विभिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की सरकार की सिफारिश के बाद समारोह दिल्ली के बाहर आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आरएसएस की 3 दिवसीय मीटिंग की, जहां पानीपत में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज से हरियाणा में शुरू हो रही है। आज से 14 मार्च तक चलने वाली ये 3 दिन की मीटिंग पानीपत के समालखा एरिया में होगी। आपको बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की टॉप लीडरशिप की यह आखिरी बड़ी मीटिंग है। इस लिहाज से इसमें संघ और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करने वाले कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं। इसके अलावा आरएसएस के कुछ लोगों की जिम्मेदारियां भी बदलने का फैसला इसमें हो सकता है। इस मीटिंग की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 4 दिन पहले ही समालखा पहुंच चुके हैं। वो 4 दिनों से समालखा एरिया के पट्टी कल्याण गांव में खासतौर पर इस मीटिंग के लिए बनाए गए सेंटर में संघ के प्रमुख चेहरों से विचार मंत्रणा कर रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की इस वार्षिक बैठक में देश भर से आरएसएस के 1400 स्वयंसेवक शामिल हैं। अगली खबर भी हरियाणा से है, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज हिसार दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि गुरु झाम्पेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है, जहां करीब 400 शिकायतें हिसार प्रशासन के पास पहुंची है, जिनकी सुनवाई सीएम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुबह अर्बन एस्टेट द्वितीय स्थित लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह की याद में बनाए गए मार्ग का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम मनोहर लाल हिसार में कृषि मेले के समापन पर किसानों को सम्मानित भी करेंगे। बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां मेरठ में 11 से 13 मार्च तक चलने वाले आयुर्वेद महाकुंभ का शुभारंभ सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने किया। यह आयोजन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम से देश के करीब 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य भी जुड़े। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आयुर्वेद का हमारे जीवन और मानव चिकित्सा में बहुत महत्व है और कोरोना काल में पूरी दुनिया को आयुर्वेद का महत्व समझाया। सीएम ने आगे कहा कि यूपी की धरती आयुर्वेद के जनक की धरती है। सरकार में पहला आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू हो चुका है। कॉलेज में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां दोपहर बाद 3 बजे गोरखपुर के सेक्टर 23 में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार को वो दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं परियोजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। नितिन गडकरी सोमवार की दोपहर 12 बजे के करीब गोरखपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गीजा के AL2 सेक्टर 23 में उद्योग समूह मैसेजर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित हुआ है। प्लांट में थर्मैक्स पावर सरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है। बिजली बनाने के लिए 30 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट भी लगा है। अंकुर उद्योग लिमिटेड ने इस प्लांट के विस्तार के लिए 700 करोड़ रुपए के निवेश के समझौते पत्र पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स में हस्ताक्षर किए। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। करीब दोपहर 1 बजे सीतापुर पहुंचने की उनकी संभावना है। यहां अखिलेश यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष
स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनों को साधने में जुटी सपा आयोजन के जरिए न सिर्फ जिले में ताकत दिखाएगी बल्कि दिग्गजों की घर वापसी भी कराएगी। वहीं बिस्वा में पूर्व विधायक रामपाल यादव भी आयोजित कार्यक्रम में सपा में शामिल होंगे। महेंद्र वर्मा के छोटे भाई नरेंद्र सिंह वर्मा कई बार विधायक और एक बार मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं सक्रियता को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक उलटफेर की संभावनाओं के बीच पूर्व विधायक रामपाल यादव ने घर वापसी की तैयारी कर ली है। दरअसल रामपाल यादव साल 2002 और 2012 के विधानसभा चुनाव में बिस्वा से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी हुई है। दरअसल योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में देर रात 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। काफी समय से लखनऊ कमिश्नरेट में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के पद पर कार्यरत पीयूष मोडिया को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बनाया गया है। वहीं उपेंद्र कुमार अग्रवाल को लखनऊ कमिश्नरेट में जेसीबी बनाया गया है। वो देवी पाटन रेंज में डीआईजी थे। अगली बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी नेताओं को जो रेड हुई है उसमें प्रतिक्रिया नीतीश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि 2017 में भी रेड हुई थी, उसके बाद हम महागठबंधन से अलग हो गए थे। 5 साल बीत गए और हम एक साथ आ गए हैं, तो फिर से रेड हो रही है। इस पर अब मैं क्या बोल सकता हूं। मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सीबी ने इस मामले में उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था। हालांकि उन्होंने गर्भवती पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला और पूछताछ के लिए दूसरी तारीख की मांग। अगली खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सीकर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से शाम 5 बजे जयपुर से प्रस्थान कर 5:30 बजे लक्ष्मणगढ़ पहुंचेंगे, जहां शेखावटी उत्सव कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 30 मिनट की मुलाकात में लाइट मेट्रो सर्विस, जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम बघेल ने बताया कि उन्होंने जनगणना जल्द कराने, जीएसटी क्षतिपूर्ति और कोल रॉयल्टी सहित कई लंबित मांगों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की है। इस दौरान सीएम ने यह भी बताया कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। खबरों में अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के गढ़कोटा में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य में बेटियों के लिए अनेक योजनाएं हैं। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी स्कूल जाए तो निःशुल्क किताबें, अगर दूसरे गांव के स्कूल जाए तो साइकिल और अलग अलग स्कॉलरशिप योजनाएं हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता का कुंभ है। इस मौके पर सीएम ने कार्यक्रम के आयोजक मंत्री गोपाल भार्गव की तारीफ करते हुए कहा कि गोपाल भार्गव सिर्फ राजनेता नहीं है बल्कि एक समाज सुधारक भी हैं, जो हमेशा राज्य के विकास के लिए तैयार है। सीएम ने गोपाल भार्गव को 2100 कन्याओं के विवाह के संकल्प को पूरा करने के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को भी नए जीवन की शुभकामनाएं दी। बात करते पश्चिम बंगाल की, जहां एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कल शाम फरक्का के पास मुर्शिदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया। पथराव से ट्रेन की खिड़कियां टूटकर चकनाचूर हो गई। हालांकि पथराव के दौरान किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। ईस्टर्न रेलवे ने घटना की जो जानकारी दी है, ईस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसकी जांच की जाएगी। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले जनवरी 2023 में दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 2 डिब्बों पर पथराव किया गया था, जिसमें 2 खिड़कियों के शीशे टूट गए। इससे पहले इसी तरह की घटना मालदा के पास हुई थी। यहां हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। अब खबर दिल्ली से है, जहां दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक की मौत को लेकर एक चौंका देने वाला दावा सामने आया है। एक महिला ने दिल्ली पुलिस को कथित तौर पर एक शिकायत दी है, जिसमें उसने दावा किया है कि सतीश कौशिक की हत्या की गई। यह महिला कोई और नहीं बल्कि सतीश कौशिक के दोस्त और व्यापारी विकास मालू की पत्नी है, जिसका दावा है कि उसके पति ने 15 करोड़ रुपए के विवाद में सतीश कौशिक की हत्या कर दी। महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि कुछ साल पहले उनके पति ने सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए लिए थे, मगर उनके पति के पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। तो इसी विवाद को लेकर उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो महिला द्वारा दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस कथित शिकायत पर अंतिम फैसला फिलहाल आना बाकी है। इसमें शामिल पुलिस अधिकारी या तो शिकायत की सत्यता की पुष्टि या खंडन करेंगे।
बात अब उत्तराखंड की करते हैं, जहां बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी गई है। राज्य में 16 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की है। नकल मुक्त परीक्षा के लिए अधिकारियों को कड़े प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा में 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल होंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 1253 केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्तरों पर उड़न दस्तों की तैनाती के निर्देश दिए गए। बता दें कि परीक्षाओं के परिणाम 25 मई से पहले घोषित किए जा सकते हैं। खबरों में फिर रुक करते हैं दिल्ली का, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला रोहिणी जिले के अमन विहार इलाके का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने कल देर रात एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान योगेश के रूप में हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। अपराधियों की पहचान की कोशिशें लगातार जारी हैं। बहरहाल पुलिस बूथ से 100 मीटर की दूरी पर हुई इस वारदात ने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं डीसीपी रोहिणी ने बताया कि वारदात के समय योगेश एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी 3-4 लोग वहां आए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और योगेश की हत्या की। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए अब बात करते हैं मौसम की, जो एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि दिल्ली एनसीआर में 5 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 मार्च से लेकर 16 मार्च तक दिल्ली एनसीआर में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। 14 मार्च से गरज के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश का दौर शुरू होगा और ये रुकेगा। बूंदाबांदी 16 मार्च तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 13 मार्च से पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे बारिश बर्फबारी का नया दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं आज गुजरात और कर्नाटक में तापमान 37 से 38 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी तापमान 30 से 35 डिग्री के आसपास बना है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां ग्रेटर नोएडा के बिसरक में मोबाइल स्नैचर से पुलिस की मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं इसके पास से कई मोबाइल, अवैध तमंचा, एक मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद हुए। फिलहाल बदमाश से पूछताछ की जा रही है। वहीं अपर पुलिस उपायुक्त राजीव दीक्षित ने बताया है कि थाना बिसरक पुलिस देर रात चेकिंग कर रही थी, तभी कुछ बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश रोकने की बजाय पुलिस पार्टी पर गोली चलाते हुए भाग गए। पुलिस की चलाई गई गोली बदमाश के पैर में लगी। गिरफ्तार बदमाश के ऊपर लूटपाट के कई मुकदमे दर्ज हैं। अगली खबर पुडुचेरी से है, जहां विपक्ष के नेता आर शिवा के नेतृत्व में डीएमके और कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री एन रंगासामी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर पुडुचेरी में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की प्रतिमा लगाने की मांग की। विपक्ष के नेता आर शिवा ने बताया कि पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की प्रतिमा स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन दिए थे और उन्होंने विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान भी दिए गए ज्ञापनों पर विचार करने का वादा किया। अब खबर दिल्ली से है, जहां शराब घोटाला मामले में कई संबंध मिलने के बाद आखिरकार बीआरएस नेता के कविता ईडी के सामने पेश हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से दिल्ली के ईडी ऑफिस में लगभग 9 घंटों तक पूछताछ हुई। कविता से लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक के कविता से हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई के बयानों को लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उनके नाम का जिक्र है। दरअसल पिल्लई को इसी केस में गिरफ्तार किया गया है। उसे शराब नीति घोटाला मामले में साउथ ग्रुप का फ्रंटमैन बताया जा रहा है। अरुण पिल्लई को के कविता का करीबी माना जाता है। पूछताछ होने के बाद के कविता हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। हालांकि ईडी ने उन्हें 16 मार्च के लिए फिर से बुलाया है। बता दें कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर 7 दिन के रिमांड पर लिया है। इस मामले में सिसोदिया के बाद अब के कविता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने कोयम्बटूर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम स्टालिन ने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 39 लोकसभा सीटों को जीतना लक्ष्य होना चाहिए। यह विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने की भी अपील की। खबरों में अब बात करेंगे केरल की खूबसूरत वादियां और नजारों के बारे में तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन इन दिनों केरल में सूर्य की जो तपिश है उसने लोगों पर वो कहर बरपा रही है। समय से पहले बढ़े हुए इस तापमान का असर आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है।
गॉड्स ओन कंट्री के नाम से पहचाना जाने वाला केरल कुछ दिनों पहले तक तेज हवाओं, बारिश और बाढ़ के खतरों से जूझ रहा था, लेकिन अब आसमान से अंगारे जिसे कहते हैं वो बरस रहे हैं। केरल में इन दिनों पारा 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। खबरों में अब रुख गुजरात का, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच का चौथा दिन है। सुबह 9:30 बजे चौथे दिन का खेल शुरू होगा। फिलहाल मैच किसी नतीजे की ओर जाता दिख नहीं रहा है। भारतीय टीम 3 विकेट गंवाकर 289 रन पर खेल रही है। शुभमन गिल ने शतक बनाया और वो आउट हो चुके हैं और पूर्व कप्तान विराट कोहली अर्धशतक बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। उनके साथ टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी खेल रहे हैं। विराट ने जहां 59 रन बनाए हैं तो वहीं जडेजा 16 रन पर नॉट आउट हैं। हालांकि भारत अभी ऑस्ट्रेलिया से 191 रन पीछे है और अगर भारत को यह मैच जीतना या फिर ड्रॉ करना है तो उसे आज अच्छा स्कोर बनाना होगा। लेकिन यही बात नहीं बनेगी। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में जल्दी ऑल आउट भी करना होगा, जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बात अब महाराष्ट्र की करते हैं, जहां खेला जा रहा विमेंस आईपीएल का पहला सीजन रोमांचक मोड़ पर है। टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना लोहा मनवा रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने टूर्नामेंट में तीसरी जीत दर्ज की है। दिल्ली की टीम ने कल डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स को 10 विकेट से हरा दिया और इस जीत की हीरो युवा स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा रही और मैरिजन कैप रही। शेफाली जहां बल्ले के साथ तूफान लेकर आई, वहीं मैरिजन कैप ने घातक गेंदबाजी से गुजरात की बल्लेबाजी को चारों खाने चित कर दिया। शेफाली वर्मा ने 19 गेंदों पर 50 जड़ी, जबकि पूरे मैच में 28 बॉल में 76 रन बनाए, जिसके दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने महज 7.1 ओवर में ही बिना विकेट गंवाए 106 रन का टारगेट हासिल कर लिया। इससे पहले मैरिजन कैप ने 4 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जिसके चलते गुजरात की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 105 रन ही बना सकी। चलिए अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। अभिनेता सतीश कौशिक केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सतीश कौशिक के दोस्त विकाल मालू की पत्नी ने बड़ा दावा किया है। महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और उसका कहना है कि 15 करोड़ के लिए सतीश कौशिक की हत्या की गई। सतीश कौशिक के दोस्त विकाल मालू की पत्नी का दावा। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की बड़ी मीटिंग शुरू हो गई है। पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर बनेगी खास रणनीति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संघ के सर्वोच्च निर्णय करने वाला यूनिट है। यह बैठक 3 दिन चलेगी। वार्षिक अहवाल भी सरकारी यहाँ प्रस्तुत करते हैं। आप सबको उसकी कॉपी मिलेगी। एक साल भर का लेखा जोखा होता है। संघ की शाखा की स्ट्रेंथ, संघ कार्य की स्ट्रेंथ हम लोग 4 पद्धति से मेजर करते हैं। एक, कितने स्थानों में संघ कार्य है, दैनिक शाखा चलते ऐसे कितने स्थान हैं, ये स्थानों में वृद्धि हो यह प्रयास होता है। एक स्थान पर 3, 4, 5, 10, 12 शाखाएं भी हो सकती है। ऐसी शाखाएं कितनी हैं। जहां पर शाखा शुरू होने की अभी तैयारी नहीं है, वहां सप्ताह में एक बार शाखा के माध्यम से लोग एकत्र आते हैं। शाखा आपने देखी होगी, लेकिन शाखा इज ए प्रोग्राम टू इनकलकेट सम कलेक्टिव क्वालिटीज एंड टू प्रैक्टिस सम क्वालिटीज कलेक्टिवली। सारा भारत का सारा समाज एक है, सब समान है, सब मेरे अपने हैं और मुझे समाज के लिए कुछ देना है। इसकी अनुभूति या संस्कार शाखा के माध्यम से होता है और बौद्धिक स्तर पर इसको जानने के बाद भी इसका नियमित अभ्यास भी आवश्यक है। इसलिए दैनंदिन शाखा में जाने का एक आग्रह होता है। ऐसे सप्ताह में एक बार एकत्र आने वाले उनको साप्ताहिक मिलन केंद्र कहते हैं। और जहां पर इसकी भी संभावना नहीं है, एक शुरुआत करनी है, कम से कम महीने में एक बार स्वयंसेवक कार्यकर्ता गांव में जाकर वहां के लोगों को इकट्ठा करते कुछ सामाजिक विषयों की चर्चा करते हैं। एक राष्ट्रीय सामाजिक विषय, तो ऐसे एक शाखा स्थान, शाखाएं, साप्ताहिक मिलन और हर महीने एक बार मिलने वाले को संघ मंडली कहते हैं। अभी वर्तमान जो स्थिति है ऐसी है कि ऐसे 42,613 स्थानों में दैनिक शाखाएं चल रही है।
इसमें शाखाओं की संख्या 68,651 है। साप्ताहिक मिलन की संख्या 26,877 है। जिनको संघ मंडली कहती है उनकी संख्या 10,412। लास्ट ईयर की तुलना में प्रत्येक इसमें वृद्धि हुई है। आपको जो प्रतिवेदन मिलेगा यह उसमें उसका चार्ट दिया हुआ है। लेकिन विशेष जो नोटेबल बात ऐसी है कि 1920 की मार्च के बाद पैंडेमिक के कारण सारा काम करीब करीब ठप हो गया था। उसके बाद फिर से उसको ट्रैक पर लाने में हमारे कार्यकर्ता सफल हुए हैं। पैंडेमिक में 5.5 लाख स्वयंसेवकों ने लोगों की सेवाएं की है और ये जानलेवा खतरा होने के बावजूद स्वयंसेवक बाहर निकले हैं। और उसके बाद स्वयंसेवकों ने प्रयत्न करते हुए आज जो वृद्धि हुई है तो स्थानों में करीब 3,700 ज्यादा वृद्धि हुई है 2020 तुलना में। यानी पुराना कार्य तो स्थापित किया ही है, तो उससे थोड़े आगे बढ़े हैं। शाखाओं में संख्या 6,160 बढ़ी है। साप्ताहिक मिलन संख्या 6,543, ये करीब 32% राइज है। बाकी पहले जो बताया उसमें 10% राइज है। और संघ मंडली में 1,680 संख्या बढ़ी है। ये करीब 20% राइज है। शाखा साप्ताहिक मिलन संघ मंडली को मिलाकर देश भर में 71,355 स्थानों पर संघ की रीच प्रत्यक्ष है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।